Hi everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for financial reporting. And today we are going to learn about contract assets and liabilities. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और न्यू टू चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल पे बहुत अच्छा मटेरियल अपलोड होता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ड्यूरिंग द वीडियो या लास्ट में वीडियो के मैं बहुत इंपॉर्टेंट आज बात बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आजकल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एज पर आईएफआरएस 15 के बारे में पढ़ रहे हैं। इन अवर लास्ट वीडियो हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। थोड़ी हमने कैलकुलेशन पे भी फोकस किया था, छोटी छोटी एग्जांपल्स की थी। तो अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो लास्ट वीडियो को जाके देख सकते हैं कि वो कौन सी एग्जांपल्स हमने की थी। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है तो थ्योरेटिकल पार्ट को हम देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में किस तरह से प्रेजेंटेशन होगी। तो आए मैंने कुछ जो मटेरियल लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। as well as revenue and expenses there are likely to be a contract assets और contract liabilities, क्योंकि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी होगी वो आपका बैलेंस शीट में आ रहा होगा और जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है पीएनएल में वो पीएनएल में जा रहा होता है, यानी कि रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट टू रेट, कॉस्ट टू कंपनी, ये सारे जो आइटम्स हैं ये बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्ट एसेट अगर क्रिएट होता है या लाइबिलिटी होता है, यानी एक तरह से रिसीवेबल और पेबल वाली बात आप कह लें, तो वो आपका फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहा होता है। तो यही कह रहा है ये, these will depend on the amounts recorded in the statement profit and loss compared to the cash received or the cost to date। सही है जी। the detail of these is covered further in step 4 below। चार स्टेप्स हैं बेसिकली इसके। इन चार स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या पीएनएल में जाएगा, क्या बैलेंस शीट में जाएगा। सही है जी। स्टेप 4 आज हम चार स्टेप हम पढ़ने वाले हैं। In calculating the entries to be made for a contract where the performance obligation is satisfied over time, such as building project for a customer, a four-step approach can be helpful। तो सिंप्लीफाई कर दिया इसने, हमने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे कि भाई अब चार स्टेप आपने ये फॉलो करने हैं और जस्ट आपने रिकॉर्ड कर लेना है। सही है जी। स्टेप नंबर 1 आप ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। कैलकुलेट ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेनी है, कॉस्ट टू डेट, कॉस्ट टू कंप्लीट, इन दोनों को माइनस किया, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 भी आपने फेमिलियर है इससे, स्टेप नंबर 2 भी को भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। डिटरमाइनिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये किस तरह से करते हैं आपको पता है, परसेंटेज निकालते हैं। सही है। देयर आर टू एक्सेप्टेबल मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेटिस्फाइंग अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, दैट वाज इनपुट मेथड एंड आउटपुट मेथड। सही है। इनपुट मेथड था बेस्ड ऑन द इनपुट यूज अ कॉमनली यूज मेजर लुक्स एट द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टू डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। सही है, सिंपल। लास्ट एग्जांपल में भी, लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने ये देखा था कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। सही है, तो लास्ट वीडियो को जरूर देख लेगा। Output methods based on performance completed to date. This is commonly done based on the value of the work certified to as valuer देखेगा, surveyor देखेगा, वो हमने already cover किया हुआ है। To date as a percentage of the total contract price। सही है जी। If revenue is earned equally over time, ये important बात है, providing a monthly payroll service, then revenue would be recognized on a straight line basis over that period। तो अगर equally earn कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि परसेंटेज से कि आप हर महीने तकरीबन एक ही तरह का रेवेन्यू रिसीव करना है, तो आप एक काम करें, उसको स्ट्रेट लाइन मेथड पे कर लें। सही है जी। वेयर प्रोग्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड, ये भी हमने बात देखी थी। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड दैट विल प्रोबेबली बी रिकवरेबल। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 ऑलमोस्ट वही है जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर देखा है, तो इतनी कोई मुश्किल बात मैं आज करने वाला नहीं हूँ, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप। इन चार स्टेप्स को फॉलो कर लें, याद कर लें, आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। स्टेप नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इफ प्रॉफिटेबल। सिंपल, लास्ट वीडियो में भी कैलकुलेशन हमने की थी। रेवेन्यू टोटल प्राइस इनटू प्रोग्रेस परसेंटेज, ठीक है, लेस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन प्रीवियस ईयर्स। आपने क्या करना है पीएनएल में, क्योंकि एक साल में तो प्रोजेक्ट बनेगा नहीं, एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में नॉर्मली बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो एक साल में तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल 3 साल में बन रहा है, तो आपने अगर सेकंड ईयर का जब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पहले तो आपने जो टोटल प्राइस इंटू परसेंटेज तो कर ही ली। सही है, वो तो आपने करना ही है। फिर साथ में क्या करना है, जो ईयर 1 में, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल ईयर 1 तो हम कर चुके थे, ईयर 2 में हम आ चुके हैं, तो आपने क्या करना है कि ये जो ईयर 1 में फॉर एग्जांपल 100 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था आपको, या सॉरी रेवेन्यू हुआ था, तो वो आपने ईयर 2 में से माइनस कर देना है। सही है। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ भी यही करेंगे, प्रीवियस ईयर की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो माइनस करेंगे, क्योंकि एक्चुअल फिर तभी आएगा ना। अगर हम ये माइनस नहीं करेंगे तो होगा क्या,
जो है फॉर द ईयर आपके पास जो है रेवेन्यू नहीं आएगा, फॉर द ईयर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं आएगी। आई होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि फॉर हमें क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, रेवेन्यू होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो फॉर द ईयर होते हैं, वो एजेट नहीं होते। एजेट और फॉर द ईयर आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बैलेंस शीट एजेट होती है आपकी और पीएनएल जो होता है आपका फॉर द ईयर होता है। जब भी परफॉर्मेंस फॉर द ईयर हम इसको करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द ईयर, और बैलेंस शीट क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर। तो वो जो भी होती है वो एजेट होता है जब भी हम कैरी डाउन ब्रॉड डाउन इस उसके अंदर ले रहे होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन हम उसके अंदर कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन नहीं ले रहे होते किसके अंदर, पीएनएल के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सही है जी, आगे बढ़ते हैं। If a contract is in the second year, it is important to remember that any revenue cost in the previous year should be deducted from the cumulative revenue cost. सही है जी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। This will give the figures to be recognized in the current year. Current year का होना चाहिए। For example, if a contract is worth 10 million and it is 90% certified by the end of year 2 and was 50% satisfied by the end of year 1, then 9 million has been earned to date. सही है जी, और क्लियर हो रहा होगा आपको ये जो मैं कहना चाह रहा था। Of which 5 million would have been recognized in year 1. This means that 4 million would be recognized as revenue in year 2. ठीक है, आउट ऑफ 9 5 पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, रिमेनिंग सिर्फ 4 रिकॉर्ड करोगे आप। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर क्या चीजें आएंगी। At the year end, there will either be a contract asset or liability recorded in current assets or current liabilities. This will be calculated as follows. कैसे आपने कैलकुलेट करना है एसेट और लाइबिलिटी, जैसे एक फॉर्मूला है, ये ऊपर भी जो मैंने एक तरह से आपको सारे फॉर्मूलाज बता दिए हैं, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो ये भी एक तरह का फॉर्मूला है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एसेट लाइबिलिटी का अभी तक हमने डिस्कशन नहीं किया कि इस तरीके से निकलता है, लेकिन ये अब फर्स्ट टाइम हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसको गौर से देखिएगा। कॉस्ट टू डेट आपने लेनी है, एक्चुअल कॉस्ट, नॉट नेसेसरली कॉस्ट ऑफ सेल्स, जरूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, सही है। कॉस्ट टू डेट लेनी है आपने, देन प्रॉफिट एंड लॉस टू डेट लेना है, जो ऊपर निकाला, लेस कर देना अमाउंट बिल टू डेट, जितना भी आपने बिलिंग कर दी है पैसे देने के लिए, ठीक है, जितनी भी पेमेंट करने के लिए आपने जो अमाउंट बिल, मतलब जो आपको बिल हो रहा होगा ना, बल्कि तो आप इनवाइस बना के दे रहे होंगे, जितना बिल टू डेट है वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा, अगर नेगेटिव आता है तो लाइबिलिटी है, अगर पॉजिटिव आता है तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। तो ये था, इसका फॉर्मूला है, इसकी कैलकुलेशन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियोस को फॉलो करते रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा कि मैं किस तरह से कैलकुलेशन बता रहा हूँ। सही है जी, तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि आज ये थ्योरी की वीडियो है, तो इसलिए थ्योरी है इसमें मोस्टली। नोट दैट दीज फिगर्स आर cumulative एंड नॉट एनुअल, ये cumulative होती हैं क्योंकि स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन है, तो एवरीथिंग वुड बी एज इट। सही है। इफ एन आइटम प्रॉपर्टी प्लानिंग इज यूज्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, दैट एसेट विल बी हेल्ड एट कैरिंग अमाउंट द ईयर एंड। सही है जी, कैरिंग अमाउंट होगा उसका, यानी कैरिंग अमाउंट, और यू कैन से नेट बुक वैल्यू। The depreciation will be charged to the statement profit and loss according to the progress made towards satisfying the contract, क्योंकि ये specific to the contract है, तो इसकी depreciation भी यहीं से हम deduct कर रहे होंगे विद इन फ्रॉम पीएनएल, और जब आप पीएनएल करेंगे और उसके बाद यहाँ लॉस लेंगे तो यहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट आ जाएगा। सही है जी। कॉन्ट्रैक्ट एसेट एंड लायबिलिटी क्या होती है भाई, ये भी पढ़ लेते हैं, ये लास्ट आज की हमारा टॉपिक है इसके अंदर। IFRS 15 is not prescriptive about the treatment of contract assets and liability as alternative to the term contract asset. IFRS 15 also allows the term receivable and work in progress to be used। जैसे कि मैंने शुरू में ही कह दिया था कि इसमें जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट एसेट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है वो बेसिकली पेबल और रिसीवेबल है। सही है जी। इफ रेवेन्यू एक्सीड्स कैश रिसीव, दिस कुड बी इंक्लूडेड इन द ट्रेड रिसीवेबल्स। इफ कॉस्ट टू डेट एक्सीड्स कॉस्ट ऑफ सेल, दिस कुड बी इंक्लूडेड विद इन इन्वेंटरी एज वर्क इन प्रोग्रेस, एज वर्क इन प्रोग्रेस। सही है। इफ द कैश रिसीव्ड एक्सीड द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड टू डेट, देयर विल बी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी और इफेक्टिवली डेफरिंग द इनकम। क्या बोल रहा है, इफ द कैश रिसीव्ड, कैश आपने ज्यादा रिसीव कर लिया, एक तरह से आपके ऊपर, मतलब आपने ज्यादा रिसीव कर लिया ना, तो अब ये लाइबिलिटी बन गया, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आपने उसका पैसा होल्ड किया हुआ है। तो इस तरीके से ये आपकी वो होती है डेफरिंग द इनकम, मतलब आपने पहले ही ज्यादा पैसे रिसीव कर लिए। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको 50,000 देने, उसको 70,000 दे, तो 20,000 रुपए जो है NPKR, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बन जाएगी। If contract is loss making, there will be provision recorded recognize the full loss under the onerous contract. Already हम discuss previous videos में भी कर चुके हैं काफी दफा। As per IAS 37, this can either be termed as contract liability or a provision. As per IAS 37,
प्रोविजन भी कहलाता है, क्योंकि प्रोविजन इटसेल्फ एक लायबिलिटी होती है। सो दिस वाज टुडेज वीडियो, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देगा, और शेयर इसलिए कर दिया करें क्योंकि हो सकता है किसी को जो है कॉन्सेप्ट्स के समझ में ना आ रहे हो, तो इस वीडियो से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आज बताना था कि वो ये है कि आपने कैपलान को, अगर आप मेरी वीडियोस को देख के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैपलान को फॉलो ना करें, बीपीपी को फॉलो करें। आपकी ऑटोमेटिकली तैयारी पूरी हो जाने वाली है, आपको उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपने बीपीपी की बुक जो है वो रीडिंग करनी है, या स्टडी हब से कोई एक चीज़ आप चूज करें, या एसीसी स्टडी हब जो है उसको भी आप चूज कर सकते हैं, या बीपीपी की बुक को भी आप चूज कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को आप चूज कर लें और मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहें। इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। मैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द आने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहेगा। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।